आज हम पढ़ेंगे एकांकी सूखी डाली। तो सूखी डाली जो पाठ है उसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि लेखक जो हैं इसमें कौन सा विषय है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ पाठ शुरू करते हैं, जिसमें पहले आपको पात्र परिचय दिया गया। पात्र यानी जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे प्ले किए गए हैं पहले उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको। बेला नाम है जिसका, वो यहाँ इस कहानी में छोटी बहू है। छोटी भाभी है, बेला की सास इंदु की माँ। मझली भाभी, बड़ी भाभी, मझली बहू है, बड़ी बहू और इंदु। रजवा, पारो, दादा हैं करमचंद, परेश, भाषी और मल्लू हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि एक एकांकी है, तो जिस तरीके से ड्रामाज प्ले होते हैं उसी तरीके से एकांकी प्ले होती है। और बस फ़र्क ये होता है कि एकांकी में एक छोटा सीन होता है। तो पहला दृश्य है यहाँ पर, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान बरगद की तरह अटल खड़े हैं जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की तरह धरती को आच्छादित किए हुए हैं। तो पहले आपको ये समझना है, जैसा कि पाठ का नाम है सूखी डाली। सूखी डाली, जब तक हम इस पूरे पाठ को पढ़ लेंगे आपको इस पाठ का जो अर्थ है शीर्षक का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये लेकर चले हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ होता है, आप इमेजिन करेंगे बातों को जैसे जैसे बोला जा रहा है। एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी डालियां हैं, जिसकी वजह से, डालियों की वजह से वो चारों ओर से काफ़ी विशाल बड़ा सा है और उसके नीचे काफ़ी छाया मिलती है। ऐसे ही एक परिवार होता है, जिस बड़े पेड़ का जो मोटा तना होता है उसमें दादा और दादी होते हैं। उसके बाद वो सारी डालियां जो हैं विभक्त हो जाती हैं उनके परिवार की तरह। कैसे? उन दादा दादी के जो बच्चे हैं, जो कि हमारे माँ बाप होंगे, फिर उनके पोते पोतियाँ होंगे, और इस तरीके से वो डालियाँ जो हैं, इस तरीके से परिवार को जितनी छोटी छोटी और डालियाँ आती जाएंगी, परिवार और विकसित होता हुआ दिखाई देगा। और उसी के साथ जुड़े रहने के साथ साथ वो पेड़ जो है सभी डालियों के साथ जुड़े रहने के कारण एक बड़ा पेड़ बनता है। अब आप देखिए, एक डाली तोड़कर कहीं, एक डाली तोड़ के कहीं लगा दिया जाए तो ना तो पेड़ ही एग्जिस्ट करेगा और ना वो डालियां ही जिंदा रह पाएंगी। पेड़ कब तक जिंदा है और वो इतना बड़ा विशाल वृक्ष क्यों है? क्योंकि वो उस मोटे तने के साथ जुड़ा हुआ है। जो मोटा तना जमीन की गहराई से उसकी जड़ें जो है पानी ला रही हैं और उन सभी लताओं को सींच रही हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे पौधे होते हैं हमें उनको डेली पानी देना पड़ता है, बड़े पौधों को, विशाल वृक्षों को कभी पानी नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। जितना ही बड़ा पेड़ उतनी ही गहरी जड़ें, और वो धरती के नीचे से स्वयं ही जल खींच लाती हैं अपने टहनियों को सींचने के लिए। जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती हैं, उन्हें हमें पानी देना होता है। तो आप यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब इस पार्ट को समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। थोड़े से इसमें इमोशनल जो कनेक्शंस हैं उसी को लेते हुए बातें हो रही हैं। अब उसी को हमें समझना है। यहाँ जो पहला दृश्य दिया गया वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इंसान ने प्रगति की उसको स्वतंत्रता प्यारी हुई, लेकिन स्वतंत्रता जो है कम्प्लीटली, अगर जहाँ स्वतंत्रता दी जाए तो अराजकता की हद को महत्व देता हुआ दिखाई देता है। अराजकता क्या होता है? जहाँ पर कोई किसी को जो है जिस पर किसी का शासन ना हो। और अराजकता का मतलब ये है कि जब शासन ना हो किसी भी तरीके का, यहाँ पे मात्रा को डिफाइन नहीं किया जा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत शासन जो है हमारे जीवन में किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एकदम ही अकेले रहें, हमारे ऊपर बिल्कुल पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होगा, तो हम अपनी ज़िंदगी में बुरी चीज़ों में जल्दी ज़्यादा घुसने लगेंगे। तो पेरेंट्स का कंट्रोल हमें बुरा लगता है कई बार, लेकिन वो पेरेंट्स का जो कंट्रोल हमें जीवन में सही राह पर ले चलने में मदद करता है। तो स्वतंत्रता वैसे ही जो है कम्प्लीटली अगर दे दी जाए तो अराजकता की हद को महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। यानी अगर स्वतंत्र होने की बात जब कोई हमारे समाज में करता है तो उसको अराजक होने के लिए कहा जाता है।
मान लीजिए घर में किसी एक बच्चे ने कहा है मुझे अब अकेले अपनी एक लाइफस्टाइल देखनी है और खुद कमाऊंगा खाऊंगा। पेरेंट्स थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, अब तो फिर भी थोड़ा मान ही जाते हैं, पहले तो बिल्कुल ही वो तो एक तरीके से ये क्या बोल दिया तुमने। और तानाशाही, तानाशाही मतलब कोई एक व्यक्ति जो है, अब जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट लेके गए कि जो है जॉइंट फैमिली है, उसमें एक व्यक्ति जो है घर का मालिक होता है, बुजुर्ग होता है, जो वो बोले चाहे वो सही बोले चाहे गलत बोले उसको सुनना ही सुनना है। उस कॉन्सेप्ट को तानाशाह होना कहते। तो उस कॉन्सेप्ट को, वो जो तानाशाही चल रही है उसको समाज जो है सभ्यता के रूप में, यानी वो बहुत सभ्य है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसके तरीके से लेता है और अत्यंत निंदनीय। अब लेकिन लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली में को पसंद करने लगे हैं, तो अब उसे निंदनीय माना जाता है। दादा जो हैं इस पाठ में, जिनका नाम है मूलराज, अपने समस्त कुटुंब मतलब पूरे एक परिवार को लेकर वो जो चल रहे जॉइंट फैमिली में, उसको एक यूनिट बना के उनमें एकता बनाकर रखने की कोशिश में लगे हैं। उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व भी जमाए हैं और उस महान बरगद की तरह, जिस तरीके से बरगद का वृक्ष सभी ने देखा होगा विशाल सा होता है। विशाल सा क्यों होता है? टहनियाँ, एक एक टहनी जो है बढ़ती चली गई, ठीक है। दादाजी का जो परिवार था वो बढ़ा, फिर उनके पोते पोतियाँ हैं, फिर उनका परिवार बना, उनसे भी एक परिवार बना, तो टहनियाँ और बढ़ती चली गई तो एक विशाल वृक्ष तैयार हुआ। तो महान बरगद की तरह वो अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियाँ उनके आंगन में एक बड़े छाते की तरह धरती को आच्छादित मतलब इस धरती को ढके हुए है। वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रहे हैं और इतने सालों में दादाजी ने जो है इस परिवार को एक करके रखने की पूरी कोशिश की, जिसमें कई बार तूफान और आंधियां आई हैं, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया है। अब एक कॉन्सेप्ट जब है, उस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। विशाल वृक्ष है, आप देखेंगे जो छोटे पौधे हैं और कमज़ोर तने वाले जो पौधे हैं, जब तूफान आता है, आंधी आती है, वो जल्दी गिर के टूट जाते हैं। अब आप कहोगे कि बड़े पेड़ भी गिरते हैं, लेकिन बड़े पेड़ वो इसलिए गिरते हैं कि बहुत पुराने हो चुके होते हैं, अब उनमें ताकत नहीं बची होती है, वो कि हर एक चीज़ का एक नियत समय होता है जिसको ख़त्म ही होना होता है, तो वो उस कारण से गिरते हैं। अदरवाइज जो बड़ा विशाल वृक्ष होता है वो नहीं गिरता है, वो हर तरह के तूफान और आंधियों का सामना कर लेता है। उसी तरीके से दादा मूलराज जो हैं अपने परिवार को एक बनाए रखने में जो मेहनत कर रहे हैं, वो हर तूफान आंधी को आज तक उन्होंने सह लिया है, जिसकी वजह से वो परिवार, वो एक कुटुंब बना हुआ है। बड़ी बहू इंदु के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने। अब यहाँ पर बड़ी बहू जो है इंदु के कंधों पर हाथ रखते हुए ये पूछती हैं, अरे कुछ बोलो, ऐसा भी क्या कह दिया है तुम्हें छोटी बहू ने। अब यहाँ पर आपको छोटी बहू जो है ऐसा कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आएंगी कि अब वो जो एक कुटुंब है वो टूटने की कगार पे आएगा, क्योंकि वो स्वतंत्रता चाहती हैं। इंदु चुप रहती है, इंदु चुप। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई है। बिफरी हुई है मतलब कि जाहिर सी बात है, कोई किसी को कुछ भी गलत बोलेगा तो क्या एक्सप्रेशन होंगे और क्या तरीका होगा, यानी गुस्सा होगा, परेशान होगा। तो क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो। इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती। अब इंदु जो है गुस्से में ये बोलती कि इतना कुछ तो कह दिया, अब क्या इसके ऊपर भी ईंट से मारती, तब जाके वो चीज़ पूरी होती, यानी उनका गुस्सा पूरा होता। बड़ी बहू, कुछ कहो भी इंदु, मेरे मायके में ये होता, मेरे मायके में ये नहीं होता। और इस तरीके से इंदु जो है छोटी बहू के विषय में बताना शुरू करती हैं कि वो मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता, जो कि बहुत ही एक सामान्य सी घटना है। नई नई शादी के बाद अगर कोई अपने विषय में बोलना जानता है तो वो जाहिर है अपने मायके की विषय में बड़ाइयाँ करता हुआ नजर आता है, और ससुराल पक्ष उसे सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होता है। मटकाकर कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ किसी गुस्से को दिखा रहे हो, अपनी आंखें घुमाते हुए, भवें जो है ऊपर नीचे करते हुए बातों को बता रहे हो कि मेरे मायके में तो ये होता है, मेरे मायके में तो ये नहीं होता है, तो उसे कहते हैं मटका कर बोलना।
अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं, हम तो उसके आगे उसके लिए फूहड़, गंवार और मूर्ख हैं। तो इस तरीके से वो बताती है कि जो छोटी बहू है उसने कुछ ऐसा किया है जिससे ये समझ में आता है कि वो अपने मायके के आगे हम सभी को मूर्ख समझती है, फूहड़ और गंवार समझती है। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। मिश्रानी यानी जो खाना बनाने वाली होती हैं, खाना बनाने के लिए जिन्हें काम पर रखा होता है। तो इंदु बताती है कि बैठक के बाहर जो है मिश्रानी खड़ी होकर रो रही थी, और जब उन्होंने उससे पूछा, इंदु ने मिश्रानी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बहू रानी ने उन्हें काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया? भला क्या कसूर था उसका? इंदु, कसूर ये था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू स्तंभित होकर यानी हैरान होकर, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कई दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते, किंतु वह रानी ना मानी। इंदु जो है यहाँ पे बताती है कि जो छोटी बहू है जब मिश्रानी को काम से निकलती है, और मिश्रानी ने यह भी कहा कि मैं 5-10 दिन में वो चीज़ें सारी सीख लूँगी जो जो काम आपके होते हैं, लेकिन वो एक भी बात सुनने को राजी नहीं। भला कई दिन मतलब कितने ही दिन हुए हैं मुझे आपका काम करते हुए, किंतु वह रानी ना मानी। तो वो रानी की तरह व्यवहार रखने वाली बिल्कुल भी बात नहीं मानी। झाड़न उसके हाथ से छीन लिया, झाड़न जिससे धूल मिट्टी साफ करने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल हो रहा, झाड़न उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूँगी। अभी तक इतना तो सलीका नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है, 10-5 दिन में तू क्या सीख जाएगी। और इस तरीके से छोटी बहू ने क्या कहा ये बताया इंदु ने कि अभी तक तुझे इस चीज़ का सलीका तो आया नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाए, तो तू 10-5 दिन में क्या सीख जाएगी। बड़ी बहू, सलीका नहीं? इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती यानी बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इसे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। इंदु ने बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि 10 साल से यही मिश्रानी जो है घर में काम कर रही है और सभी को पसंद है, किसी को कोई समस्या नज़र नहीं आई है। लेकिन अगर उससे कोई समस्या हो भी गई तो उसे सुनना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए। और साथ ही मैंने उन्हें यह भी समझाया कि भाभी नौकरों से काम लेने का भी एक तरीका होता है, तमीज़ होती है, तौर तरीका होता है। एक बात यहाँ पे और भी क्लियर करें, मिश्रानी पीछे सिर्फ जी इतना ही मेंशन किया कि खाना बनाने के लिए नहीं, घर के सभी कामों के लिए जो है मिश्रानी जो काम करने के लिए होते हैं उन्हें यानी हेल्पर जो है उन्हें मिश्रानी कहा जाता है। बड़ी बहू, हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़की हो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने नौकर जो नहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू लगा देने से ही तो कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी ना टिकती। तो इस तरीके से छोटी बहू ने क्या कहा है, इंदु ने अपने तरीके से उसे बताते हुए पेश किया कि छोटी बहू जो है मिश्रानी के जो ये काम करने के तौर तरीके हैं वो यहाँ वाली मिश्रानी यानी अपने ससुराल पक्ष में जो मिश्रानी उन्होंने देखी है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनके तौर तरीके काम करने के। और सुबह शाम झाड़ू लगा देना और पोछा लगा देना ही जो है घर का काम या साफ सफाई में उसे शामिल नहीं किया जाता, कुछ बनावट सजावट भी होती है। लेकिन अगर यही मिश्रानी मेरे मायके में होती तो इसे 2 दिन तो दूर छोड़ो 2 घड़ी भी इसे टिकने दिया नहीं जाता। बड़ी बहू कहती है, कही उसने ये सब बातें? इंदु, और कैसे कही जाती हैं, जब से आई हैं यही तो सुन रहे हैं। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं। नाक बहुत चढ़ाते हुए, यहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार,
हम खुद गंवार। और इस तरीके से इंदु ने ये बताया कि छोटी बहू ने जितनी भी बातें की हैं आज तक, जब से वो शादी से यहाँ विदा होकर आई हैं, तब से उनका एक ही व्यवहार रहा है, जो कि ये दिखाता है कि उनके मायके वाले जो हैं वो हर तरीके से, तौर तरीके से, खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन में, पहनने ओढ़ने में वो बेस्ट हैं। और हम सब जो है वो खुद सब गंवार है। हमारे पड़ोसी, काम करने वाले जितने भी हैं आसपास, वो सभी गंवार है, ऐसा इंदु को समझ में आता है। बड़ी बहू चकित विस्मित सिर्फ सुनती है। इंदु, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। इंदु ये बताती है कि उन्होंने भाभी को उनके इस तौर तरीके का ये जवाब दिया है कि भाभी तुम्हारी क्या बात है और तुम्हारे मायके वालों की भी क्या बात है। शादी से आते वक्त साथ में तुम एक मिश्रानी भी ले आई होती तो हम गंवारों को भी उससे कुछ सीखने को मिल जाता। दाएं दीवार के कमरे से छोटी भाभी यानी इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास प्रवेश करती है। उसके पीछे पीछे रजवा भी है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई, ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। छोटी भाभी आती है और वो इंदु से पूछती है कि क्या बात हो गई है, क्या कोई गलत बात या कड़वी बात कह दी है छोटी बहू ने इसे, रजवा को। इंदु बोलती है, मीठी वो कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी। छोटी भाभी, ये आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या। रजवा भरे हुए गले से, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया, बरबस यानी बिना अर्थ के, बिना मतलब के मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस तरह बेइज्जती ना की थी। मुझे तो माँ आप अपने पास ही रखिएगा, आज से उनका काम ना करने जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई है। छोटी भाभी जो है वो ये बताती हैं और समझाती हैं कि अगर तुम्हें छोटी बहू ने कुछ कह भी दिया है तो वो बच्ची है, और मिश्रानी तुम इतने वक्त से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम तो समझदार बनो, तुम भी उसके साथ बच्ची हो गई हो। इंदु कहती है मुंह से बिचकाकर व्यंग्य करती हुई, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करना नहीं आता, उसे तो बात ही करना नहीं आता। क्रोध से, अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और फिर गज भर की जवान। और इस तरीके से इंदु ये बताती है कि इंदु की समझ जो है वो ये यहाँ पर लोगों को बताती है कि वो छोटी बहू जो है उन्हें बिल्कुल भी बोलने का कोई तरीका नहीं है, और ऊपर से उनकी गज भर की जबान जो कि कुछ भी बोलती हैं। बड़ी बहू, बात यह है छोटी माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। घृणा मतलब पसंद ना करना। छोटी भाभी चिंता से, फिर कैसे चलेगा, हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। मझली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मझली यानी बीच की, जो बड़ी और छोटी वाली के बीच वाली बहू जो है उन्हें मझली बहू कहा जा रहा है। मझली बहू खी खी, यानी कि यहाँ पर मझली बहू जो है इस बात पर हंसती हुई नजर आती हैं। इंदु, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुए जाती हो। मझली बहू खी ही, हाथ पर हाथ मारती है, यानी तालियां बजाते हुए हंसना, जो कि सामान्य जीवन में हम सभी करते हैं। हा 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 हा। गैलरी से मझली भाभी और बड़ी भाभी जो है प्रवेश करती हैं दोनों। क्या बात है जो आज इतनी हा हा ही हो रही है। इंदु, ये भाभी हैं कि बस हंसे ही जा रही हैं, कुछ बताती ही नहीं। मझली बहू, मैं कहती हूँ, फिर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मझली बहू, आज भाई परेश की वो गत बनी कि बेचारे अपना समूह लेकर रह गए की, और फिर हंसने लग जाती हैं। तो यहाँ पे परेश भाई की बात बताते हुए वो हंसती हैं कि आज तो उनकी हालत खराब कर दी गई है। गत बनी मतलब उनकी हालत खराब करना, उन्हें परेशान कर दिया गया है। छोटी भाभी, ओहो तुम्हारी हंसी भी बहू। मझली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ,
अभी भी छोटी बहू ने परेश की वो गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बताती हुई नजर आती है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो अब हंसी के मारे मैं तो ऐसा लग रहा है मर ही जाऊंगी छोटी माँ। और अभी भी ऐसे छोटी बहू ने परेश की गत बनाई है, यानी उसकी हालत खराब की है कि बेचारा अपना सा मुंह बनाकर यानी परेशान सा होकर और परेशानी भरा मुंह लेकर जो है दादाजी के पास गया है। बड़ी बहू, क्या बात हुई? मझली बहू, मैं तो उधर सामान रखने गई थी, बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई, अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। तो मझली बहू बताती हैं कि वो यहाँ से यानी जहाँ पर दादाजी के पास परेश गए हैं वहाँ से वो आई तो है, लेकिन उन्हें कुछ खास बात समझ नहीं आई क्योंकि वो अंग्रेजी में बातें करते सुनाई दे रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम है कि परेश नहाकर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बुच्चे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनकी तरह नंगे घूमें? हंसती हैं और जो सामान पड़ा था वो भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु पूछती है, फिर? मझली भाभी, छोटी भाभी, ये तो मझली बहू। परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई, उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब अगर मैं जाकर इसे रखने में आपत्ति करूंगा तो दादा कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। हाथ मटकाकर, ना भाई, मैं ये बात उनसे नहीं कह सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर मझली बहू के द्वारा ये बात आगे बताई जाती है कि हुआ क्या है, मामला हुआ क्या है कि परेश नहाकर आते हैं और उस पर छोटी बहू जो है मामला जो है गर्म हो जाता है और कहती हैं फर्नीचर निकालते हुए कि ये गड़ा सला फर्नीचर मैं नहीं रख सकती अपने कमरे में। परेश जवाब देता है, किस पे हमारे दादा पिता और चाचा जो है बैठे, उन्हें तो कभी ये समस्या नहीं हुई। अब अगर मैं दादाजी से इसे कहूँगा कि मैं ये फर्नीचर अपने कमरे में नहीं रख सकता तो उन्हें लगेगा कि लड़का जो है तहसीलदार बनते ही उसके भाव चढ़ गए हैं, और ये बात तो भैया मैं नहीं कह सकता उनसे। मझली और बड़ी भाभी, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा बेटा भला। मझली बहू, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि छोटी भाभी जो है उन्हीं का बेटा वो बोलती है परेश मेरा बेटा भला, यानी कि वो अपने बेटे को बड़ा ही भला समझ रही हैं यहाँ पर मझली बहू। तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेढंगे फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। और मझली बहू ने बात को आगे बताते हुए बताया कि छोटी बहू ने परेश से ये कहा है कि नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन मैं इस बेढंगे फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रख सकती। इस फर्नीचर से भला तो मैं अपने कमरे में चटाई बिछाकर बैठ जाऊं। और फिर इस तरीके से मेरे मायके में, और उन्होंने अपने मायके की चर्चा करनी शुरू कर दी। इंदु क्रोध से, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। मझली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके कीमती फर्नीचर का बखान किया है। हंसती हैं, और महाशय परेश भी की एक भी न चलने दी, बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। खी हंसती है और दूसरी भी उसके साथ हंसने लगती हैं। मझली बहू, मैं तो चुपके से चली आई मुंह बिचका कर। जबान है छोटी बहू की या कतरनी, और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, तहसीलदार कैसे बन गया। और इस तरीके से आपस में सभी बातें करती हैं कि बेचारे परेश जो है उनकी हालत किस तरीके से छोटी बहू ने बिगाड़ रखी है, यानी उनका जीना हराम कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है, और किस तरीके से वो तहसीलदार बन गए ऐसी हालत पर। इंदु, इस जवान ही जवान है, बस जवान ही जवान है, बात तो तब है जब काम भी हो। अब इंदु अपनी बात शुरू करती है और कहती है कि बस जवान ही जवान है उसके पास, यानी सिर्फ वो बोलती है, बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम को कहो नाक भौं चढ़ाती। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वो तो पड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। गुसल खाने में यानी वो बाथरूम में या वॉशरूम में जो है वहाँ पर नहाने धोने का जो है इंतज़ाम है, वहाँ पर कपड़े पड़े ही रह गए। छोटी भाभी, गुसल खाने में गल रहे तो उठा क्यों ना लाई उन्हें,
जब भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह कैसे चलेगा। और भी चिंता से परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो वहाँ बड़ी सुनवाई होती है। इंदु इस तरीके से बताती हैं कि तुम परेश को क्या बोलोगी समझाने को, परेश की कौन सी बड़ी सुनवाई हो रही है वहाँ पर, और हंस देती हैं। मझली बहू, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कह कर हार गए परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। और इस तरीके से मझली बहू बताती हैं कि वो मलमल के थान और अबरों की जो बात की गई थी याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कह कर हार गए हैं, लेकिन छोटी बहू ने बिल्कुल भी उस पर कोई हरकत नहीं की, और परेश महाशय जो है वो भी हार गए। बहू रानी ने तो हाथ तक नहीं लगाया और उन्हें शर्म के मारे ले जाते भी नहीं है दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो मुलजिमों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है इंदु और बड़ी बहू भी हंसने लगती हैं। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी। इंदु, क्यों, उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। और इस तरीके से सब बोलते हैं कि क्या उसके हाथ जो हैं वो नमक मिट्टी के बने हुए जो थोड़े से काम करने से या इन कपड़ों को धो देने से गल जाएंगे। बाहर से दादा के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। पर्दा गिरता है, यहाँ का सीन अब ख़त्म होता है, जहाँ पर छोटी भाभी, बड़ी बहू, मझली बहू जो है और इंदु सब आपस में ये बातें करती हैं, चर्चा करती हैं, जहाँ पर ये बात होती है कि जो छोटी बहू है वो किस तरीके से अपने बड़बोलेपन की वजह से घर में सभी की चर्चा बनी हुई है। अब यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है। वही बरामदा, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है। अब बड़ा सा आंगन होता है, बरामदे होते हैं और उन्हीं में ही एक तरफ कोई दूसरा काम हो रहा होता है, दूसरी तरफ बिस्तर पड़े होते हैं जिस पर लोग बैठे होते हैं, बातें करते हैं। वही बरामदा है, दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के साथ तकिया लगा है। दादा आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। उनका मझला लड़का करमचंद पास बैठा उनके पैर दबा रहा है। हुक्का पीते पीते दादा बच्चों को बाहर अहाते में खेलते देख रहे हैं। गुसलखाने से हैंडपंप के जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आ रही है, शायद कोई बच्चा उसे चला रहा है, क्योंकि करमचंद की भ्रुकुटी तन गई है। भ्रुकुटी यानी भवें उसने तान रखी हैं, परेशान होने पे, गुस्सा होने पे और चिंता करने पे जिस तरीके से हम अपनी भवें सिकोड़ लेते उस तरीके से। पर्दा उठाने के कुछ क्षण बाद तक नल के चलने और हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती रहती है। फिर करमचंद क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। दादा हुक्के की नली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, बच्चे हंसते हैं। बरगद की टूटी डाली लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं, हंसते हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली महज पानी देने से नहीं पनपती। बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों ने पेड़ से टूटी एक डाली को लाकर उसे पानी दे रहे थे। तो यहीं पर लेखक जो है एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि बच्चों को ये नहीं मालूम है कि जो पेड़ से डालियां टूट जाया करती हैं उनको पानी देने से आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते और ना ही वो कभी वृक्ष बन सकते हैं। जिस तरीके से परिवार से अगर कोई भी सदस्य अलग हो जाए तो वो ग्रो नहीं कर सकता लाइफ में, क्योंकि उस तरीके की समझ नहीं होती है जिससे कि वो अपना जीवन चला सके। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर नली छोड़कर करमचंद से, मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई, उसे लाख पानी दो, उनमें वे ताजगी ना आएगी। और हमारा ये परिवार बरगद के इस महान पेड़ की तरह है। दादाजी ये बात करमचंद से कहते हुए सुनाई देते हैं। करमचंद, लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। करमचंद जो है कुछ हिंट देते हैं दादाजी को कि शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूट ही जाए, क्योंकि घर का माहौल ऐसा बना हुआ है। और जिस तरीके से मझली भाभी और बड़ी भाभी, बड़ी बहू, ये सब आपस में चर्चा करते हुए नज़र आते हैं, तो हर कोई अपने अपने पतियों से इन बातों की चर्चा जो घर में चल रहा हो करते होंगे और इससे उन्हें भी ये मालूम होता है कि घर में क्या चल रहा है।
कि छोटी बहू के जो का व्यवहार है उससे यही लगता है करमचंद को कि अब एक डाली टूटने वाली है। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? करमचंद, शायद छोटा अलग हो जाए। दादा परेश, पर क्यों, उसे क्या तकलीफ है? करमचंद, उसे तो नहीं, तकलीफ छोटी बहू को है। दादा, लेकिन मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कोई शिकायत थी तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच भी अगर उस पर फौरन दवाई ना लगा दी जाए तो वह बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। दादाजी बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई समस्या चल रही है घर में तो किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया। अगर कहीं हल्की सी खरोच भी लग जाए उसको उसी वक्त दवा लगा के उस घाव को भर देना चाहिए, नहीं तो बाद में घाव बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। करमचंद, मैं ठीक तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है छोटी बहू के मन में घमंड की मात्रा ज़रूरत से जो कुछ ज़्यादा है। मैंने वे मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वे इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को नफरत की नज़र से देखती है। और इस तरीके से करमचंद ने जो महसूस किया उसकी चर्चा करते हुए दादाजी को मामला समझाते हैं कि जो उन्होंने थान ला के दिए थे उसको छोटी बहू ने पसंद नहीं किया। सभी ने तो रख लिए, लेकिन उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आई और अपने घराने को शायद वो बड़ा समझती हैं। दादा, बेटा बड़प्पन बाहर की चीज़ नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। दादा समझाते हैं करमचंद को कि बड़प्पन जो है हमेशा बाहर का नहीं देखना चाहिए, मन का देखना चाहिए कि वो मन से कितना बड़ा है। फिर घृणा को बेटा घृणा से नहीं मिटाया जा सकता है, और अगर कुछ गलत चल भी रहा है तो आप रिस्पॉन्ड गलत करके जो है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। बहू तभी अलग होना चाहेगी जब उसे नफरत के बदले नफरत दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी नफरत धुंधली पड़कर एकदम मिट ही जाएगी। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। और बड़प्पन भी बेटा किसी से मनवाया नहीं जा सकता, अपने व्यवहार से अनुभव कराया जा सकता है। दादाजी यहाँ पे ये समझाते हैं कि आप ज़बरदस्ती किसी से बड़प्पन नहीं करवा सकते हो, ये चीज़ें नेचुरली निकल कर आती हैं। आप अपना व्यवहार कैसा रख रहे हो, अपने अनुभव के जरिए जो है वो चीज़ें जो है सामने आती हैं। ठूंठ पेड़ जो सूखा हुआ पेड़ है जिसकी कोई भी डाली अब रह नहीं गई है, जिसमें कोई रस नहीं रह गया कि उसमें कोई भी कोपल जो है फूटे, तो ठूंठ पेड़ आकाश को छूने पर भी अपने बड़प्पन का सिक्का हमारे दिलों पर उस वक्त तक नहीं बैठा सकता जब तक वह अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिसकी ठंडी ठंडी छाया मन के सारे ताप को न हर ले और जिसके फूलों की भीनी भीनी खुशबू हमें न मिल जाए। दादाजी यहाँ पे समझाते कि ठूठ पेड़ चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, चाहे वो इतना लंबा हो कि आसमान छू रहा हो, लेकिन लोग उसे तभी पसंद करेंगे, प्रकृति में वो तभी पसंद किया जाएगा जब उसमें वो पत्तियां, वो शाखाएं, वो डालियां पनपेंगी जिससे लोगों को छाया मिल सके। और उस डाली पर खिलने वाले जो फूल है उसकी खुशबू हमारे मन प्राण को हरा ना कर दे। तो जब पेड़ से आने वाली खुशबू जो है और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हम देखते हैं तो हम किस तरीके से उस पेड़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ही दादाजी समझाना चाहते हैं कि अगर कोई फूल, पत्ती, डाली किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नज़र आ रही है तो उसे तुरंत पानी देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि वो पेड़ के साथ ही जो है एक साथ बढ़ सके, पनप सके। भाषी, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा बरगद का पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा? दादा, पेड़ हंसते हैं, बच्चे फिर हंसते हैं। ठहरो, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं। परेश नीची नज़र के प्रवेश करता है। अब परेश की यहाँ पर एंट्री होती है। दादा, आओ बेटा परेश, वो मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, जरा देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर तुमसे बात करूँगा। परेश, मैं शर्मिंदा हूँ। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। परेश चुपचाप दादा के पास बैठ जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाना छोड़कर, मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई, अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आया। देखो बेटा, तुम उसे शहर ले जाओ और उसकी पसंद की चीज़ें ले दो। परेश,
मैं लेकिन समझा था कि और सबने थान और अबरे रख लिए हैं। दादा, हाँ और तो सबने रख लिए हैं, पर छोटी बहू को शायद ये डिजाइन पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने जमाने के आदमी, वो नए फैशन की चीज़ें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह खुद अपने पसंद की चीज़ें ले आएगी। परेश, जी। दादा हुक्के का कश लगाकर, और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदू का दहेज तैयार करने में भी मदद देगी। परेश, जी मैं इसलिए आया था। दादा, हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो। परेश, जी बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। दादा, इतनी जल्दी उसका मन कैसे लग सकता है बेटा, अभी कई दिन हुए हैं उसे यहाँ आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं लगाया जाता है। परेश, मन वह लगाती ही नहीं है। दादा, तो हमें उसका मन लगाना चाहिए, वह भी एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती लड़की है, कभी नाते रिश्तेदारों में रही नहीं, इस भीड़ भाड़ से घबराती होगी, इतने शोर शराबे से परेशान होती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। परेश, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से परेश में और दादाजी में बातें होती हैं, जहाँ पर ये बात खुलकर सामने आती है कि छोटी बहू जो है उसका यहाँ पे मन नहीं लग रहा, वो चीज़ों को पसंद नहीं करती। दादाजी हैं जो कि पूरी तरीके से तैयार है, ये जानते हैं कि इतनी जल्दी घर में मन लगाना या किसी को भी एडजस्ट करना आसान नहीं है, तो हमें उसके तौर तरीकों को थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, जिससे कि पेड़ की एक भी डाली उससे अलग ना हो। सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली भाभी, बड़ी भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उनके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और इधर वह उन सब से दुखी है, कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपनापन एक भी मुझे नहीं देता। आप मेरी माने तो। और इस तरीके से परेश जो है इन बातों को सामने लाता है दादाजी के सामने कि छोटी बहू क्या सोचती है और क्या समझती है। दादाजी कहते हैं हाँ हाँ कहो। परेश, बात यह है दादाजी कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं। दादा सिर्फ हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, और वह अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई टोकने वाला ना हो, जहाँ वह अपनी मर्जी से अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो सदा यहाँ बना ना रहूँगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। और परेश इस तरीके से समझाता है कि मैं तो यहाँ हमेशा रहने वाला हूँ नहीं, मेरा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं इधर हूँ कभी उधर हूँ। उतने दिन में अगर बाग वाले मकान का प्रबंध कर दे, उसकी सारी बेचैनी, सारी तिलमिलाहट की तह में यही इच्छा काम करती है। अब मैं उसे कैसे समझाऊँ। दादा कुछ क्षण चुपचाप गुड़गुड़ाते हैं, फिर खांसते हैं। यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का यही सरल उपाय है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पढ़ा भी बेकार है, और अभी मैं उससे किसी तरह का काम भी लेने का इरादा नहीं रखता, पर तुम जानते हो बेटा मेरे जीते जी ये संभव नहीं। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैं जब अपने परिवार की कल्पना करता हूँ तो मेरे सामने बरगद का महान पेड़ घूम जाता है, खासकर शाखाओं, पत्तों, फूलों से, फलों से भरा हुआ। हुक्के के एक दो कश और लगाते हैं, और फिर मेरी आंखों के सामने उस महान पेड़ की डलियां टूटने लगती हैं, और वह केवल एक ठूंठ रह जाता है। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हों, और मैं सिहर उठता हूँ। ना बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा। ईश्वर की अपार कृपा से हमारा घर सुशिक्षित, सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान करेंगे। दादाजी ने ये समझाया परेश को कि हमारे घर में भगवान की कृपा से सुशिक्षित यानी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, बहुत अच्छी अपनी संस्कृति की इज्जत करते हुए और सब चीज़ों को इज्जत देने वाली बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान करेंगे। तुम जाओ बेटा, किसी तरह की चिंता को मन में जगह ना दो, मैं कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, तुम विश्वास रखो। वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव नहीं करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में हासिल था।
दादाजी परेश को अब यहाँ पर समझाते हैं कि छोटी बहू को अब इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी और वो सभी को समझा लेंगे, ये उनकी अब जिम्मेदारी है और छोटी बहू को ये भी नहीं लगेगा कि वो परायों के बीच में है। आज से ये उनकी जिम्मेदारी, वो चीज़ें देख लेंगे। परेश, जैसा आप ठीक समझें दादा। और देखो तुम खुद भी इस बात का ध्यान रखा, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे, कोई भी ऐसी बात ना करो जिसे वह अपना अपमान समझे। परेश चलने को होता है दादा, और तुम उसे साथ ले जाकर शहर से सब चीज़ें खरीद लाओ, बाकी किसी बात की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूँगा। परेश, जैसी आपकी इच्छा। चला जाता है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात के साक्षी हैं कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सप्रेशंस जो हैं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें सारी आपको पता लगेंगी कि दादा अब लंबे लंबे कश खींच रहे हैं, जिससे ये पता लगता है कि दादाजी जो है अब हुक्का पीने के साथ साथ कुछ सोच में भी आ गए हैं। दादा, जैसे अचानक उन्हें कुछ सूझ गया हो। रजवा, रजवा, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजवा नहीं आती। फिर आवाज़ देते हैं, रजवा, रजवा, रजवा दूर से। जी आई, भागती हुई सी प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अलावा सबको मेरे पास भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर यहाँ आए। रजवा जाने लगती है। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ देर के लिए सभी यहाँ आ जाए। और इस तरीके से दादा ने रजवा को ये कह के भेजा है कि वो घर के सभी लोगों को यहाँ पे भेजे। दादाजी ने बुलाया, कोई बात करनी है और घर के सभी कामों को छोड़कर, अब कोई भी ना रह जाए छोटी बहू के अलावा। रजवा, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। चले जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग आने लगते हैं। बालक और युवक तख्त और चारपाइयों पर बैठते हैं। स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोढ़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। छोटे छोटे जो बैठने के लिए होते हैं, जिस तरीके से शहरों में कुर्सियाँ होती हैं, उसी तरीके से गांव में कुछ बिने हुए मोड़े होते हैं, उस पर बैठने के लिए, और चटाइयाँ भी साथ में ला देती है और बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजवा स्नान गृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच निरंतर आता रहा था, सहसा बंद हो जाता है। इंदु बाहर से, जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। दादा एक कश खींचकर, बैठो बेटा। 2 क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने तुम सबको एक खास काम से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। इंदु, दादाजी। दादा, इंदु बेटा मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। दादाजी समझाते हैं पूरे परिवार को बैठाकर कि छोटी बहू का अगर घर में मन नहीं लग रहा है तो वो उसका दोष नहीं है, हमारा दोष है। वह एक बड़े घर की बेटी है, बहुत पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह सिर्फ छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का हुक्म मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे ये बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। बेटा, बड़ा असल में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से उसकी काबिलियत का लाभ उठाए। दादाजी ये समझाते कि अगर वो पढ़ी लिखी है, हमारे तौर तरीके वो नहीं जानती है और वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो वो हमारा काम है एडजस्ट कराना। और अगर वो पढ़ी लिखी है तो हमें उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमें लाभ मिल सके। हमारा घर का अगर वो एक हिस्सा है, घर की मेंबर है, तो उसकी काबिलियत से हमें लाभ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में हासिल था। सब उसका कहना माने, उसे सलाह दे, तब मैं खुश रहूँगा। अगर उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका दो, उसे महसूस ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। दादा, बेटा ये परिवार एक महान पेड़ है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी हों, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं।
ये हम सभी ने देखा कि पेड़ कितना भी बड़ा हो, उसमें हर जगह से एक एक डालियाँ निकल रही हैं, और कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं। लेकिन ये नहीं कि छोटी पतली डालियों को तोड़ के फेंक दिया जाता है, उस वृक्ष से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो भी अपना सहयोग दे रही हैं और उनके मिलने से भी पेड़ बड़ा ही हो रहा है, वृक्ष विशाल ही दिख रहा है। सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूट कर अलग हो जाए। तुम हमेशा मेरा कहना मानते रहे हो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर मैंने सुन लिया, किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। दादा, इंदु बेटा और मझली बहू, तुम जरा बैठो। दोनों के अतिरिक्त बाकी सब चले जाते हैं। दादा, मछली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, लेकिन घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वो पूरी तरह घर का अंग ना बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए। और इस तरीके से आप देखेंगे दादाजी ने एक यहाँ पर बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन बात कही है, जो आज के समय में भी एप्लीकेबल है। अगर हम अपने घर परिवार में देखेंगे, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे मजाक मजाक में सीरियस बातें करेंगे और फिर बाद में कहते हैं मैंने तो मजाक किया है, जो कि वो कहीं ना कहीं टॉन्ट होता है। दादाजी ने बात कही है कि आपको अपनी हंसी का निशाना उस घर बाहर के लोगों के लिए, अगर आपको हंसी आ रही है तो घर में बैठ के आप उन पर हंस सकते हो, लेकिन घर के लोगों के ऊपर हंसी जो है वो तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वो घर का अंग ना बन जाए, क्योंकि घर का अंग बनने के बाद उन्हें ये पता होता है कि ये हंसी यहाँ पर किस मतलब से हो रही है, और इस तरीके से उस हंसी का मतलब समझते हुए उस हंसी को वो जाने अनजाने समझते हुए लेता रहता है और उससे मामले नहीं बिगड़ते हैं। और इस तरीके से उन्होंने उस हंसी को और उसके मर्म को, उसकी गहराई के, उसको वो जो हंसी जो अर्थ देती है उसकी गहराई को समझाते हुए उन्होंने छोटी बहू के मसले को ध्यान में रखते हुए बातें समझाई। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताया कि हमें वो छोटी बहू जो है सुशिक्षित है और सुसंस्कृत है, हमें उसकी हंसी उड़ाने की बजाय, उससे लड़ने झगड़ने के बजाय हमें उसका आदर करना चाहिए और उससे कुछ सीखना भी चाहिए। तुम दोनों को इस मामले में खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। क्षण भर बाद, दादा, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का मौका ना मिले। गला भर आता है। यही मेरी इच्छा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़ें, फलें, फूलें और जिंदगी की छुअन से झूमें और सरसराएं। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। दादाजी यहाँ पर बताते हैं कि अब मुझे किसी भी तरीके की शिकायत का मौका ना दें, और उन्हें उनका गला भराता है, यानी कि वो बहुत ही इमोशनल है अपने परिवार को लेकर। उन्हें ये बिल्कुल भी किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है कि उनकी कोई भी एक डाली जो है उनसे अलग हो जाए, उनके जिंदा रहते। और इस तरीके से वो बोलते हैं कि मुझे ये बात जो है डरा देती है कि मुझसे कोई ये डाली जो है, एक भी डाली अलग हो। इंदु, माफ़ कर दीजिए दादाजी, हमारी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं। दादा, भाशी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें कहानी सुनाऊं, बरगद के पेड़ और उसके बच्चों की। भाशी दरवाजे से झांककर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हम हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा, तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। नकल उतार कर, एक था बरगद का पेड़। हंसते हुए भाग जाते हैं। दादा हंसते हैं, यही कहानी तो परिवार का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। और इस तरीके से दादा जो है हंसते हुए ये बात कहते हैं कि यही कहानी जो है हर एक परिवार को, समाज में भी एकता की बात होती है कि समाज में भी किसी भी तरीके का ऊंच नीच, जाति भेदभाव किसी भी प्रकार का ना हो, सब एक परिवार भ्रातृत्व को मानते हुए एक साथ मिलकर रहे, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जिंदगी को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। और यही बात जो है
सभी के जीवन को भी सुदृढ़ करती है, विशाल करती है और महान भी बनाती है। हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, पर्दा गिरता है। तीसरा दृश्य अब शुरू होता है। वही बरामदा, दोनों तख्त पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और 2 चारपाइयाँ वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी हैं। हाँ, कुर्सी बीच में आ गई है। लगता है कि इस बार छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही थी, लेकिन पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, जैसे पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जाने से उठ के घूमने लगती है। बेला अपने आप से, मैं किन लोगों में आ गई हूँ? कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचती हुई धीरे धीरे घूमती है। बेला, गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती है और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती हैं। बेला अकेले में बैठकर चीज़ें ऑब्जर्व कर रही है और ये सोच रही है कि कैसे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आज कुछ, कल कुछ, और गुस्सा होते हैं तो आग बन जाते हैं, नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल होते हैं। अब बैठी इन्हीं सब चीज़ों को सोच रही होती, तभी उसकी सास छोटी भाभी आती हैं। छोटी भाभी, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता था। सोचती थी कि ये सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं। आखिर इस पर इतने दिनों से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा न माने। पर अच्छा किया तुमने वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी पसंद का खरीद लाओ। ये सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए वह मुझसे रूठ चुकी है। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं, उसे कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी कि तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। असल में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, भरोसे वाली और आज्ञाकारी है, लेकिन जो काम उसने कभी किया ही ना हो वह उससे किस तरह हो सकता है। बेला उठती हुई, अब बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाते हुए, बैठो बैठो, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नष्ट ना करूँगी। मैं तो सिर्फ तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। पुरानी औरत है, जल्दी ही बात का बुरा मान जाती है। तुम यूँ करना कि जो ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बार झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। बेला, नहीं नहीं आप। छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुम्हें इतना कह दिया है। यूँ तुम चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की जरा भी चिंता मत करना, चलने को उद्यत होती है। बेला, आप तो पल बैठिए तो सही। छोटी भाभी, नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा वक्त खराब नहीं करूँगी। चली जाती है। बेला पुस्तक बंद कर लंबी सांस लेती हुई, जैसे अपने आप से, इन लोगों के कुछ भी तो समझ नहीं आती। ये माँ जी एकदम से। बड़ी बहू, बैठिए बैठिए मजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है मजली भाभी, जैसे अपने आप से। परायों का सा। बाहर से मजली बहू के ठहाके की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मजली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। हंसती है। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंशीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती हैं। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या क्या किया मलावी ने। सच? मजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती कहने का अर्थ है कि जो चारपाइयाँ होती हैं वो बिनी हुई चारपाइयाँ होती हैं जो समय के साथ ढीली हो जाती हैं और ज़मीन से लगने लगती हैं, जिसमें बैठते ही ऐसा लगता है आप उसमें धस गए हों। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मजली भाभी,
कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए बंशीलाल के सामने उखाड़कर फेंक दी छत मलावी ने। मझली बहू, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंशीलाल महाशय। ताका किए मुटुर मुटुर, मुटुर मुटुर मतलब टुकुर टुकुर देखते रह जाना, सब ठहाका लगाने लगते हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। मझली बहू, रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे हुए राज मजदूर छत डालकर गए थे और बंशीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारा मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया तुम्हारे देवर ने अपने रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंशीलाल तब पहुँचे जब आखिरी कड़ी भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मुटुर मुटुर। मझली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर पढ़ने लगती है बड़ी बहू और मझली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती हैं। और इस तरीके से सभी जो है पड़ोस की बातें करते हुए आपस में मस्ती कर रही हैं, हंस रही हैं, बातें कर रही हैं और चर्चा कर रही हैं कि क्या कैसे हुआ। और इस तरीके से जो बेला है वो देख के हंसती है कि अभी परसों इसी के लिए ही जो है रजवा के लिए ही मुझे डांट रही थी और कुछ भी नहीं पता चलता। मझली भाभी, क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं, जरा हंसती है। बुढ़िया है तो सियानी। बड़ी बहू, आपने इंदू से ठीक ही कहा था, हमें असल में काम की परख नहीं, पर अब। बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मझली भाभी, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक दूसरी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। असल में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, ईमानदार होते हैं और भरोसे वाले भी। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर छोटी बहू को समझाया जाता है कि यहाँ पर लोग जो है पुराने लोगों को क्यों इतना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से काम करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ही घरों में, और उनकी ही पीढ़ियाँ काम करते आ रही हैं और इससे ईमानदारी बनी रहती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती, उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। बेला, अन्य मनस्क सी, नहीं, नए नौकर की जरूरत नहीं, रजवा काम सीख जाएगी, कुछ चिढ़कर। पर आप खड़ी क्यों हैं। मझली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज न करेंगी। बेला, और भी चिढ़कर, मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं दर्जे में भी और समझ में भी। बेला रुआसी आवाज़ में, आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं, आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार करती हैं। उठ खड़ी होती है मझली भाभी, बंशीलाल का लड़का। मझली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। जांघ पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे ताल ठोक रहा है। इंदु, ताल ठोक रहा है। मझली बहू ठहाका लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए तो माई का लाल है, रखे पाँव घर के भी। सब हंसने लगती हैं। इंदु उंगली होठों पर रखकर, श्श, भाभी आ रही हैं। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है। बेला, क्यों जीजी, आप चुप हो गई, जरा हंसकर, किस बात पर ठाके लगाए जा रहे हैं। मझली भाभी कुर्सी से उठकर, यूं ही हंस रही थी, आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं उधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मझली बहू जल्दी से उठकर, आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती हैं। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर खामोशी छा जाती है जिसमें एक तरह की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप क्यों चली। बेला मुड़कर थके भारी स्वर में, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न हंसी के साथ, आप हंसिए, ठहाके लगाइए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल आती है। मझली बहू, मैं कहती थी ना कि इस और ना जाओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक यही जगह थी बैठने की।
मझली बहू, हम हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को अगर पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो। इंदु, लेकिन यही एक जगह थी पर्दे वाली। मझली बहू, तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर खबरदार किया था। ठहाका लगाकर हंस पड़ती हैं। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मझली बहू, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। बड़ी बहू से, हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहन तो कब की गई है, फिर तो ढल जाएगा दिन और महरियाँ चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मझली की बातों में, चलो चलो। दोनों चली जाती हैं। मझली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, वहाँ चल कर बैठे। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मझली बहू अपने आप से, ये छोटी बहू तो बात सी आकर सबको डरा गई। हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास जाती है। मझली बहू, बड़ी भाभी सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। ठहाका लगाती है बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली? मझली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारा मार करती। बड़ी भाभी, लेकिन। मझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ, यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में खलल पड़ता है। उसे साथ ले अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। बेला आर्द्र कंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे लगता है जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। मुझे कोई नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे ज़्यादा देर बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे चील से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं आई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश, पर इसमें। बेला, और कोई मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देता। जरा सा भी काम करने लगूँ तो सब भागाती हैं। सब मेरा इस तरह आदर करती है जैसे मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते, तुम्हें शिकायत थी, तुम्हें सबसे दबना पड़ता है। अब सब तुमसे दबते हैं, तुम्हें शिकायत थी। तुम सबका काम करती हो, सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम, ना जाने तुम और क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती हूँ। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छुपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं मैं रो नहीं रही, पर इंदु भगवान के लिए मुझे जी करके ना बुलाया करो। इंदु, लो भला, ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूं ही जी करके ना बुलाती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंककर, दादाजी ने क्या कहा था। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में आप सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, लेकिन ये सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे ये कहा था कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओ ये बात है। इंदु, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं। वे कहा करते हैं कि इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सब को समझाया है कि हम सब आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, ये कैसे हो सकता है भाभी जी। बेला लंबी सांस छोड़ती है, आप लोगों ने मुझे इतना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं, लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला,
जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। और इस तरीके से बेला ने घर में बदला हुआ माहौल देखा और परेश से ये बात साझा की। परेश ने भी इस पर एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि तुम आखिर चाहती क्या हो। पहले आदर सत्कार चाहिए था, काम नहीं करना था, अब वो सब चीज़ें हो रही हैं जो तुम चाहती थी। बेला फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं यही चाहती थी तो अब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। फिर वो ये सोचती है कि मुझे ये तो नहीं चाहिए था कि कोई अलग से मुझे आदर सत्कार करे, मैं भी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। और इस तरीके से इंदु से बात करने पे उसे बहुत सारी बातें यूँ पता लगती हैं और वो इंदु के साथ मिलकर कपड़े धोने के लिए चलने को कहती है। इंदु, दादाजी नाराज ना होंगे? बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरा हाथ बटाऊंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा गैलरी की ओर हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्ली की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुझे मेले में ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। मल्लू, मैं तो उड़न खटोला लूंगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, है छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहुत तेरा कहा पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई, मैंने बहुत तेरा कहा पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगता। इंदु, तुझे इतनी बार कहा आदर से। बेला भावावेश के कारण रूंधे हुए कंठ से, दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। पर्दा सहसा गिर पड़ता है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेला है आखिर में एक ऐसा वाक्य बोल देती है जो दादाजी को भी थम जाने के लिए थोड़ी देर उस पर सोच विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। बेला ने क्या कहा कि दादाजी आपको ये मंजूर नहीं है कि कोई भी डाली आपके पेड़ से टूट कर अलग हो जाए, लेकिन क्या एक डाली उसी पेड़ से लगे लगे सूख जाए, ये आपको स्वीकार है? सूख जाए, आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी कारणवश पेड़ में एक दो डालियां जो है सूखी रहती हैं, फिर लोग उसे तोड़ के गिरा देते हैं। और क्यों टूट जाती? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो क्रैक हो जाती है, जिससे जो पेड़ का जो जड़ है वो सभी डालियों तक जो पानी पहुंचा रहा होता है वो उस तक नहीं पहुंच पाता है और इस तरीके से वो सूख जाती है, सूख कर वो खराब हो जाती है, उसको तोड़ लेना ही उचित रह जाता है। ऐसा ही अब बेला के साथ हो रहा है। उसे ये महसूस हुआ कि इस तरह के व्यवहार के साथ तो वो परिवार में हंसी खुशी और तालमेल नहीं बैठा पाएगी और इस तरीके से फिर ये कहीं ना कहीं अलगाव का कारण बन ही जाएगा। तो इसने ये बात दादाजी को समझाने की कोशिश की कि डाली अलग तो नहीं होने दे रहे आप, लेकिन इस व्यवहार की वजह से ये डाली सूख जरूर जाएगी और सूखना ही है इस डाली को, तो इस पेड़ में लगे रहने से भी क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर जो लेखक चलते हैं कि एक विशाल वृक्ष है, उसकी सभी डालियाँ जो है शाखाएं मिलकर जो है उसको विशाल वृक्ष बनाती हैं। अलग होते ही वो डालियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, लेकिन अगर वही डाली उस पेड़ से लगे लगे भी सूख जाए तो भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता।